प्यारे स्टूडेंट, आज आप सभी सोच रहे हैं कि सर ने आपको ऊपर सभी को इकट्ठा किस लिए किया है, क्योंकि आज आपके बीच में डॉक्टर सतीश कुमार ब्रेन के बारे में आपको बताएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, पढ़ते हैं सर, सारा दिन पढ़ते हैं, फिर भी याद नहीं होता, भूल जाते हैं। इसके बारे में बहुत बारीकी से जानकारी देंगे। सभी को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और फिर समझना है उसको। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ डॉक्टर सतीश कुमार से आग्रह करूँगा कि आप उसके बीच में आए और आपको ब्रेन के बारे में बताएं। Thank you, sir. First of all, I am very grateful to Chairman Mr. Anil sir, dear staff member, and dear students. As you know, my name is Dr. Satish. I am brain scientist and student brain expert. My study in brain engineering from Japan Niigata University. As you know, कि जापान हमारा वर्ल्ड का सबसे टॉप कंट्री है, जो इनोवेशंस में, एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवरी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्ट रैंक रखने वाला मात्र ऐसा कंट्री है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं जापान जाऊँ, बट जापान कोई भी जा सकता है। जापान जाने के लिए आप का इंटेलिजेंट होना और रद्दी होना कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता आपका विजन और मिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे जापान क्यों जाना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मेरी एजुकेशन बीटेक सिविल इंजीनियर, मास्टर इंग्लिश मैंने किया था। मैं भी स्कूल में टीचर रहा, बट इत्तेफाक से मुझे एक ब्रेन साइंटिस्ट मिले थे। उनसे मैंने बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जापान में अभी रिसर्च हुई है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले सको तो हो सकता है कि आप इंडिया में आकर बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैंने उनको डिटेल्स में पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी जापान है। और सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी जापान का मतलब है कि ब्रेन को सुपर बनाने की टेक्नोलॉजी। वो कैसे बनाते हैं? उसमें जापान अपने देश के जो बच्चा 5 साल का हो जाता है, यहाँ पे हम 3 साल के बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और 5 साल का बच्चा एक अवेयर हो जाता है अपने आप में कि हाँ मुझे स्कूल जाना है। 3 और 4 में थोड़ा सा बच्चा कहीं कहीं डाइवर्जन मोड में होता है, कह के भेजना पड़ता है, लेकिन 5 साल का बच्चा अवेयर हो जाता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, और कुछ लर्निंग एबिलिटी में बहुत एक्टिव हो जाता है। एज यू नो, आप सबको पता है कि हमारा जो 5-6 साल का जो सेट टाइमिंग है वो कैसा रहा है, किस प्रकार से हम पढ़ते आए हैं। तो हम हमारी जो सारी की सारी एजुकेशन है वो कहाँ से होती है? ब्रेन से होती है। यस और नो? ब्रेन इज द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ आवर बॉडी। एज यू नो, कि ब्रेन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन आपको नींद, रात को नींद भी लेनी है तो भी ब्रेन आपको अलाउ करता है। आपको पानी पीना है तब भी ब्रेन अलाउ करता है। आपको सांस लेना है तब भी ब्रेन अलाउ करता है। दुनिया में सारी चीजें रुक जाती है लेकिन सांस नहीं रुकता। रात को ना ब्रेन रेस्ट करता है लेकिन सांस फिर भी चलता रहता है। वो भी ब्रेन का एक हिस्सा है जिसका नाम सेंसरी कॉर्टेक्स है, जो कि आपको सांस लेने में एक्टिवेशन करता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज ब्रेन, ब्रेन क्या है, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, एंड हाउ वी स्टडी विद आवर ब्रेन, हमारे दिमाग से पढ़ाई कैसे। अब तक तो हमें ये पता है कि ये किताब हमें पढ़नी है और इसको याद करना है। टीचर ने आपको गाइड किया, और टीचर ने गाइड किया तो क्लास में स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी की वेरिएशंस बहुत होती है। वेरिएशंस का मतलब है कि विविधता, कि एक बच्चा 90 से भी अप नंबर लेता है,
एक ही टीचर का पढ़ाया हुआ, और उसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा 80 प्लस भी लेता है, 70 प्लस भी लेता है, यानी कि 70 टू 80 के बीच में, 80 टू 90 के बीच में, 90 टू 100 के बीच में, और बिलो 70, बिलो 80, बिलो 50, बिलो 40 फेलियर कंडीशन में भी उसी टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं। यस और नो? वाही क्यों? जब एक टीचर ने आपको क्लास में सेम कंटेंट पढ़ाया और सेम फ्रीक्वेंसी में आपको पढ़ाया, तो आप लोगों की अलग अलग वेरिएशंस क्यों है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग क्यों आ रही है? एक इंटेलिजेंट बच्चा हो या कोई भी कैसा हो, मैं तो किसी बच्चे को इंटेलिजेंट और डल नहीं मानता, मैं सारे बच्चे इंटेलिजेंट मानता हूँ, बट कहीं कहीं आपको अपने दिमाग को पहचान करने के लिए इन्वायरमेंट क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं इन्वायरमेंट नहीं है। अरे भेड़ चराने वाला बच्चा आपको पता है पीछे आईपीएस बना था राजस्थान में, कितना फेमस हुआ था रील्स में, भेड़ का बच्चा लेकर इंटरव्यू दे रहा है। डू यू नो? प्राचीन लोहान एक बच्चा नारनौल से है जो बिना कोचिंग के 174 रैंक लेकर के आईपीएस बना था हिसार सेक्टर 14 से। कोचिंग क्या है? कोचिंग आपकी स्कूल एजुकेशन के बाद का पार्ट है। जो असली एजुकेशन आप स्कूल से ले सकते हो ना, वो कहीं से भी ले सकते हैं। बिकॉज एक ट्यूशन टीचर आपको 40 बच्चों को शाम को ट्यूशन पढ़ाता है, एक सिंगल टीचर। अगर आप टाइम देखोगे तो 40 बच्चों को 2 घंटे में डिवाइड कर दो, आपको 6 मिनट नहीं मिलती टीचर के द्वारा, ट्यूशन वाले के द्वारा। और हम रिजल्ट्स को क्रेडिट देते थे ट्यूशन में पढ़ा था। मैं कहता हूँ केवल 5% का फर्क आ सकता है ट्यूशन पढ़ने से और ना पढ़ने से। अगर आप ट्यूशन वाला टाइम खुद को दे दो, घर पे अच्छे से पढ़ लो, कंसंट्रेशन के साथ में, कंसियस माइंड के साथ में, तो आपका 5% की जगह 10% रिजल्ट एक्स्ट्रा बन सकता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटे की पढ़ाई स्कूल से करके जाते हो, और 6 घंटे की पढ़ाई होने के बाद में आपका कुछ नहीं बचता है, एक्स्ट्रा किसी टीचर की हेल्प जरूरत नहीं पड़ती है तो अगले दिन टीचर आपके यहीं स्कूल में मिलेंगे, आपको उनसे पूछिए। हमारा जो जिक्र था 40 बच्चों की क्लास में जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, हम लोग एक ही बात कहते हैं कि जो 90% से ऊपर बच्चा नंबर लेता है वो पढ़ता है, उसके पास इन्वायरमेंट है, उसको समझ में आता है। जो कम नंबर लेते हैं वो पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर इंटेलिजेंट बच्चे से पूछा जाए और एक 40% वाले बच्चे से पूछा जाए, तो मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जितना टाइम इंटेलिजेंट बच्चा अपनी पढ़ाई में देता है उससे डबल पढ़ाई को टाइम देता है अगर कोई बच्चा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं जाता। इसमें एक्सपेरिमेंट करके आपके सामने एक ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही साथ रखता हूँ कि हम अपने दिमाग को देख नहीं सकते, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज आवर ब्रेन, और ब्रेन केवल 1% वेट होता है सर हमारी बॉडी की तुलना में, 1% सिर्फ, मात्र 1 किलो से 1.25 किलो का वेट होता है इसमें। ये जो वेट है 1.5 साल तक, 40 साल तक में वेट बढ़ता रहता है ब्रेन का। आपका वेट थोड़ा कम होगा, 40 साल में जाकर रुक जाता है, 40 साल के बाद फिर फिक्स रहता है वेट। मैक्सिमम वेट 1.5 किलो हो सकता है, मिनिमम वेट 800 ग्राम हो सकता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम 6 महीने के माँ के गर्भ में होते हैं, जब उसी टाइम में ब्रेन तैयार हो जाता है और उसी टाइम आपके न्यूरॉन सेल इसके अंदर डल जाते हैं। व्हाट इज न्यूरॉन सेल? घड़ी में सेल देखा है, बैटरी में सेल देखा है, क्या काम करते हो? चलाते हैं दोनों को, है ना? तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो हमारे को चलाते हैं। और न्यूरॉन सेल डेड होते हैं या एक्टिव होते हैं। जिसके डेड न्यूरॉन सेल है उनके नंबर कम आते हैं, और जिनके एक्टिव न्यूरॉन सेल है वो मेरिटोरियस स्टूडेंट पढ़ा है। आज इसको पूरी तरह से बताएंगे, मात्र 15 मिनट का लेक्चर पेंडिंग में मिला, थोड़ा कंसियस होकर सुनना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो ब्रेन होता है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट वाला जो ब्रेन होता है वो हमारी राइट बॉडी को देखते हैं, इसीलिए और दूसरी बात ये कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है, ये लेफ्ट हैंड जो आप उठाओगे और लेफ्ट साइड में जो आप रखोगे हाथ, सभी बच्चे रखना है, पर लेफ्ट हैंड को उठा के रखना,
ये वाला इस साइड वाला हाथ, अभी राइट लेफ्ट ना, लेफ्ट वाला जो ब्रेन है ये पूरा ऐसे आप पकड़ोगे, ये आपका लेफ्ट ब्रेन है और यही आपको पढ़ाई कराता है। क्या कराता है? राइट ब्रेन का काम पढ़ाई करने का नहीं होता, लेफ्ट ब्रेन सिर्फ पढ़ाई कराता है, राइट ब्रेन बाकी के सारे काम कराता है जो पढ़ाई को छोड़कर कर सके। और कौन से? मोबाइल देखना, ड्राइविंग करना, खेलना कूदना, कुछ भी खाना पीना है, कुछ भी काम है, सारा वो आपका कौन करता है? हम राइट हैंड से लिखते हैं ना, इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई होती है और लेफ्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को देखता है। पढ़ाई का कनेक्शन राइट हैंड और लेफ्ट ब्रेन, क्लियर? और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को देखता है, क्रॉस होता है ऐसे, यानी वर्किंग पावर जो है 50-50 है दोनों की। और इसमें लेफ्ट ब्रेन जो होता है ये आप जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में कुछ भी शिक्षा के बारे में आपके दिमाग में जाता है तो वो सारा लेफ्ट ब्रेन में जाके स्टोर होता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कहां से पढ़े जाते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से पार्ट काम करते हैं। आपके यहाँ पे क्या सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं, मैथ का टीचर मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक टीचर है। इसी प्रकार से आपके दिमाग के अंदर भी ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं, जो इंग्लिश पढ़ने में अलग हिस्सा काम करता है, मैथ में अलग हिस्सा काम करता है और साइंस में अलग हिस्सा काम करता है, जिसको हम पार्ट्स कहते हैं। पार्ट्स की बजाय हम एक रिस्पेक्टेड वर्ड है ब्रेन के लिए जिसको हम लॉब्स कहते हैं, ब्रेन लॉब्स। क्या होते हैं? ब्रेन लॉब्स, LOBES, ब्रेन लॉब्स। ब्रेन लॉब्स जो होते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंदर टोटल 6 ब्रेन लॉब्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 हमारे लेफ्ट में होते हैं और 6 हमारे राइट में होते हैं। आज हम सिर्फ लेफ्ट ब्रेन की बात करेंगे क्योंकि पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पढ़ाई कैसे करते हैं, हम इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, वीक क्यों होते हैं और मीडियम कैटेगरी के बच्चे क्यों होते हैं, ये सारा आपका अभी क्लियर करते हैं। जैसे हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और बहुत सी भाषाएं हैं, लगभग 18-20 भाषाएं हैं इस देश में। वो सारी भाषाएं ब्रेन का एक हिस्सा है जो आपको पढ़ाता है, जो आपको सिखाता है, जो आपको याद कराता है, जो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल परमानेंट सेट कर देता है। किसी को पता है? बता सकता है? हो सकता है किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, नहीं। उसका नाम है टेम्पोरल लोब। क्या नाम है? टेम्पोरल लोब हमारे कान के नीचे होता है बेटा, और कान के नीचे इसलिए लगाया है, नेचुरल भगवान की कलाकृति है ये, कि कान के नीचे इसलिए लगाया है कि भाषा को हम सुन के भी याद कर सकते हैं और कान से कनेक्टेड होता है। क्लियर? लेकिन हम इंग्लिश पढ़ क्यों नहीं पाते? पढ़ते तो यहाँ से हैं, हमें इंग्लिश और हिंदी भी नहीं आती कई बच्चों को। जब हम बिहार में जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम लोग हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो ऐसे वर्ड यूज करते हैं, प्योर हिंदी बोलते हैं वो लोग। यूपी में भी बोलते हैं प्योर हिंदी, ऐसे शब्द बोलेंगे रूटीन में जो हमें यूं लगेगा कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं प्योर हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दूं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें हरियाणा के लोगों को। लेकिन जिसका इंटरेस्ट है, जिसके न्यूरॉन्स अच्छे हैं, वो इंग्लिश भी बोल सकता है और हिंदी भी बोल सकता है। तो मैं बताता हूं आपको, आपके न्यूरॉन्स हैं टेम्पोरल लोब में, अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव न्यूरॉन सेल हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में इंटेलिजेंट हो, टॉप इंटेलिजेंट बच्चे हो। लेकिन हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है। हाथ हो गया 10 टाइम का एक आंसर है, उसमें 6-7 याद हो जाते हैं बड़े आसानी से, 2-3 भूल जाते हैं अक्षर। तो इट मींस ये है कि 85 लाख न्यूरॉन सेल की बजाय हमारे 70 लाख, 60 लाख, जितने मान के चलो कि आपके 50 नंबर इंग्लिश में आते हैं, तो जितने आपके नंबर आते हैं लगभग आइडिया होता है उतने लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव हैं। जितने लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव होंगे उतने ही आपके परसेंटेज का आपका पैरेलल चलेगा। अब इसका इलाज क्या है? रूटीन में क्या होता है कि टीचर्स लोग हमें पढ़ाते हैं, टीचर अपना एफर्ट्स बेस्ट देते हैं, टीचर में कोई कमी नहीं है, स्कूल में भी कोई कमी नहीं है। कभी भी सिंगल बच्चा स्कूल चेंज करने का कभी टेंशन मत लेना। किसी भी स्कूल में चले जाओ, पढ़ना किसने है?
दिमाग में कोई ऐसे टीचर नहीं कि दिमाग में जाके कुछ डाल के आ जाएगा। नहीं, टीचर तो पढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी टॉप सेट मोंटेसरी स्कूल में पढ़ लो, लेकिन आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। और ऐसे स्कूल जो होते हैं हमारे, जो बड़े जो टीचर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो आपके साथ घरेलू तरीके से जुड़े होते हैं, इन जैसा स्टाफ, इन जैसा स्कूल, इस ऐसा स्कूल कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे स्कूलों में जाओगे जहाँ पे टीचर्स ठीक से बात नहीं करते, डायरेक्टर्स ठीक से बात नहीं करते, ओनर का पता नहीं होता कौन है, तो ऐसे स्कूलों में सबसे ज्यादा बिगड़े बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टीचर्स को बच्चों की चिंता नहीं है, बच्चों को टीचरों की चिंता नहीं है। काफी स्कूलों में जाता हूँ नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे बच्चों का जो डिसिप्लिन मैं देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ कि ऐसे स्कूलों में बच्चों का भविष्य बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कौन कौन बच्चा है जो ड्रीम्स लेके बैठा है मुझे डॉक्टर बनना? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। आपको डॉक्टर बनने का सपना जो है वो अच्छा है सपना, और बन भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई होती कहाँ से? साइंस कहाँ से पढ़ी जाती है? आपके जो गर्दन में जो हार्ट होता है, ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा जिसका नाम ओसिपिटल लोब है, वहां से हम डॉक्टर बन सकते हैं, वहां से हम साइंस पढ़ते हैं, वहां से हम हर प्रकार के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जो ओसिपिटल लोब है व्हिच इज कनेक्टेड टू आवर आईज, हमारी आंखों से जुड़ा होता है ये भाग। जो आंखें जितनी भी इंफॉर्मेशन देख रही हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मेरी आवाज है वो तो कान के माध्यम से टेंपरल लोब में जाती है, लेकिन आंखों से जो देख रहे हैं वो आपके ओसिपिटल पार्ट में जाके स्टोर होती है। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स आपका पैराइटल लोब पढ़ता है। कौन सा लोब? पैराइटल लोब पढ़ता है, जो कि हमारी चोटी होती है ना, चोटी के नीचे एक भाग होता है जिसको पैराइटल लोब बोलते हैं। और पैराइटल लोब से हम कैलकुलेशन के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर प्रकार के सब्जेक्ट को हम पैराइटल लोब से पढ़ते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं पैराइटल लोब को लेकर के। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में नहीं पता है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए थे, और एल्बर्ट आइंस्टीन की मदर का नाम पॉलिस आइंस्टीन था और उनके फादर का नाम हर्मन आइंस्टीन था, राइट? तो डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान साइंटिस्ट लोगों में गिनती होती है, जिनका दिमाग आज तक रिकॉर्ड है कि उनसे ज्यादा दिमाग किसी ने यूज नहीं किया। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में पैदा हुए थे, लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल 13 दिन के थे, तब तक तो वो बोले भी नहीं थे मुझसे। उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमारा बच्चा 100% मंदबुद्धि का है, और मंदबुद्धि का है, इस चिंता में उनकी माता और उनके पापा इतने चिंतित थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या होगा। लेकिन एक दिन रात को, नवंबर का महीना था, 8:30 बजे की बात थी, उनकी मदर पॉलिस आइंस्टीन ने उनको एक चने का सूप बना के दिया और टेबल पे रख दिया, और वो बेड के ऊपर लेटे हुए थे एल्बर्ट आइंस्टीन, और रखकर वो अपने किचन में चले गए। लेकिन इतना गर्म था कि वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने उठा के एकदम पी लिया, और जैसे वो गर्म लगा उसको, उसके मतलब अंदर चला गया वो सूप, चने का सूप, तो एकदम उसकी आवाज निकली कि मम्मा सूप बहुत गर्म है। यानी एल्बर्ट आइंस्टीन का पहला सेंटेंस यही था बोलने वाला। उनकी मदर बहुत ही एकदम अमेजिंग लगा उसको कि बच्चा तो कैसे सकता है। लेकिन वो कंटिन्यूटी बोलने की उनकी स्टार्ट हो गई थी। 6 साल का होने के बाद में स्कूल में दाखिला कराया। स्कूल की 6 महीने की जो 6 महीने की रिपोर्ट मिली स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन की, वो ये थी कि जो बच्चा है ये आपका, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स बातें करता है सारी। कुछ बच्चे देखा ना अपने पढ़ाई की बजाय फालतू की बातें करते हैं, आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं। लेकिन उनकी माता को स्कूल में बुलाया और एसएलसी काट के हाथ में दे दिया, और उसके बाद उन्होंने रीजन बताया। लेकिन उनकी माता ने कहा कि सर क्लियर तो करो ना कि बात क्या है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी बातें करता है, सारा दिन चांद तारों के ऊपर जाने की बातें करता है। उनकी माता ने दिमाग में आइडिया लगाया कि बच्चे का ध्यान कहीं भूगोल में है। 1 किलोमीटर का रास्ता था स्कूल और घर का। उनकी माता जैसे घर आई तो एल्बर्ट आइंस्टीन को आराम से बैठाया और मोटिवेट किया। हमारे पेरेंट्स कई दफा क्या करते हैं, छोटी सी गलती हो जाए हमें और भी डांटते हैं। मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी बच्चों को हैंडल करना आना चाहिए। आप भी अपने पेरेंट्स को समझाया करो कि कभी हमसे गलती हो जाए तो आप हमें प्यार से बैठ के पूछिए कि गलती क्या है, उसको सुधार कैसे सकती हूँ, राइट?
तो एल्बर्ट आइंस्टीन को पास बैठा के फिर माता ने कहा, बेटा आपकी स्कूल की रिपोर्ट बहुत अच्छी है और आपको अभी एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल वालों ने ये बोला है कि बच्चा बहुत होशियार है, हमारे पास तो टीचर भी नहीं पढ़ाने के लिए ऐसे कि इसको इतना इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा सके। कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आपको धमधमा के बोले कि आप बहुत होशियार हैं, कई बार हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि आप पढ़ते तो होंगे, अगली साल ना आपका सरकारी स्कूल में दाखिला कराएंगे, ऐसी बातें करते हैं। वो डिमोरलाइज बातें होती है। तो उनको क्या किया कि किसी अन्य स्कूल में दाखिला कराया। ध्यान से सुनने वाली बात है बेटा, 10वीं क्लास पास की, सबसे टॉप बच्चा था क्लास में 10वीं में, और उसके बाद उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद में 1905 के अंदर उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। और E इक्वल टू MC2 का सिद्धांत जो साइंस के अंदर जिसमें 23 फॉर्मूले फेल हुए थे, जिस दिन वो साइंस का E इक्वल टू MC2 का सिद्धांत आया था। 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता के लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के महान साइंटिस्ट लोगों में उनका नंबर आता है और उनकी कहानी को पढ़कर के बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं। आप उनकी कहानी कभी भी ऑटोग्राफ पढ़ोगे तो बहुत बड़ी कहानी है। इतना ही नहीं, 18 अप्रैल 1955 में उनकी डेथ हुई। डॉक्टर थॉमस ने उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उनके दिमाग को निकालकर एक डब्बे में रख लिया। किस लिए? ये जानने के लिए इस दिमाग में ऐसा क्या था जिसने नोबेल पुरस्कार भी लिया। और जो साइंस का सिद्धांत और E इक्वल टू MC2, तारों की दूरी नापना, सूर्य की दूरी नापना, ठीक है, तारों की चाल नापना, सब कुछ था उसमें। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। 23 फार्मूले फेल हुए थे साइंस के, अलग-अलग फार्मूले में साइंस काम करती थी, फिजिक्स काम करती थी। जब एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का रिसर्च हुआ तो ये पाया गया कि एल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है 100% एक्टिव थे सारे के सारे। मैंने आपको 85 लाख बोला था ना, 85 लाख कंप्लीट न्यूरॉन्स है उनके एक्टिव थे। इसी वजह से वो इतने इंटेलिजेंट हैं। उनमें से आप भी कोई हो सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है 5 तरंगों पे डिपेंड करती है। हमारा पूरा जीवन अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। हम रात को नींद लेते हैं तो डेल्टा वेव्स में हमारा दिमाग होता है। जब हम सुबह उठते हैं, आलस में होते हैं, तो हमारा थीटा वेव्स में दिमाग होता है। जब हम स्कूल आके पढ़ाई करते हैं तो अल्फा वेव्स में हमारा दिमाग होता है। अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी 8 से 13 आवृत्ति होता है, जिसको इंग्लिश में हर्ट्ज बोलते हैं। 8 to 13 हर्ट्ज होता है। जैसे हम स्कूल से घर जाते हैं तो घर जाने के बाद में हमारा बीटा वेव्स में दिमाग आ जाता है। हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, राइट। और फिर जो हमारा बीटा वेव्स में दिमाग होता है तो उस टाइम हम मोबाइल में देखते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन 2 घंटे मोबाइल देखते हो गया, उसके बाद आपको कॉन्शियस माइंड में दिमाग में आइडिया आया कि आप टाइम वेस्ट कर दिया, कल टीचर हमारे लिए कुछ कर लेते हैं, तो फिर आपका दिमाग गामा वेव्स में आ जाता है। गामा वेव्स में आप 2 डिसीजन लेते हैं, अपना काम पूरा करके डेल्टा वेव्स की तरफ चले जाते हैं, रात को सोने की तरफ चले जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बात करेंगे। आपका इलाज क्या है कि एक तो जो आप पढ़ते हो वो आपको याद हो जाता है लेकिन जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको याद नहीं होता, उनका तो न्यूरॉन्स है एक्टिवेट करने का हम काम करेंगे। और जिन बच्चों को याद करके भूलने की आदत है उनका हम IQ पे काम करेंगे। IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, राइट। एल्बर्ट आइंस्टीन का IQ था ना, सबसे टॉप IQ था, ठीक है। कौटिल्य पंडित के नाम सुना? आप आज कभी मोबाइल देखो तो यूट्यूब पे कौटिल्य पंडित लिखा, वो हमारे करनाल का ही बच्चा है, 5 साल का, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते थे अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में, कौन बनेगा करोड़पति, केवल 5 साल के बच्चे हैं। उन्होंने ब्रेन इंजीनियरिंग किया हुआ, जो आप सभी बच्चों को हम 2 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट करेंगे। एक बार मैनेजमेंट से बात करेंगे, हम टाइम शेड्यूल सेट करेंगे कि 2 दिन लगातार आपको ट्रेनिंग कराएंगे। एक तो याद करने की कैपेसिटी बताएंगे आपको, दूसरा आपको याद करके जो चीज याद करते हैं उसको लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि कई दफा बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने के बाद में स्ट्रेस फील होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपका जो मेमोरी की पावर है उसकी मेमोरी की पावर को बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग एंड SIP मतलब स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से आपकी विजुअलाइजेशन तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है।
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 11, 12 और 13 हर्ट्ज पे अल्फा डोज पे काम करेगी तो मैं गारंटी से कहता हूँ इसका रिजल्ट आपको केवल 4-5 दिन में मिल जाएगा। ट्रेनिंग के बाद 5 दिन बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है। ऐसा मेरा लगभग 150 स्कूलों का एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छे से ये पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सभी बच्चों को मेंटलिज्म भी कराएंगे। मेंटलिज्म का मतलब ये है कि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं, और आंसर फिर आपको ध्यान आता है जब आप क्लास एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं कि अरे इसका तो आंसर ये था मगर किसी ने छोड़ दिया। उसको मेंटलिज्म बोलते हैं कि तुरंत आपको जो है आंसर कट जाएगा कि ये आंसर। हर बच्चे का आईक्यू लेवल पे काम करे और सीक्यू लेवल पे काम करेंगे। सीक्यू लेवल क्या होता है? सीक्यू होता है क्रिएटिव क्वेश्चन, जो आपको स्टेज पे आकर बोलने के लिए सक्षम करते हैं। आज इस दुनिया में वही लोग कामयाब हैं जो स्टेज पे आकर बोलना पसंद करते हैं। आप किसी भी कहीं भी जाकर देखोगे उनके ही फ्लोर सबसे ज्यादा है जो यहाँ आके अच्छे से बोलते हैं। और जब तक इस माइक को पकड़ने की आपको आदत नहीं होगी तब तक ये मान के चलो एक आप सामान्य व्यक्ति है, नॉर्मल स्टूडेंट है। कोशिश करें वो मैं सिखा के दूंगा आपको, ठीक है? वो सिखा के जाऊंगा कि कैसे आपको बोलना है, और हर बच्चे को अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? अच्छे से इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। जब भी कोई आपका रिलेटिव आता है, आपके किसी स्कूल के अंदर कोई अदर फैकल्टी आती है तो आपसे यही पूछते हैं कि प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए और इफेक्टिव इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टॉप स्कूलों में कराए जाते हैं। उस तरह के इंट्रोडक्शन आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ओके, अगेन क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ फॉर सो गुड डिसिप्लिन। There is 1 minute for you if you want to ask any questions to me about brain, about education, about any problem of related to education. आपको लगता है कि इस एजुकेशन से संबंधित ये समस्याएं मेरे साथ होती हैं? लास्ट 1 मिनट का टाइम आपके पास है, वरना हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। Yes or no? 10th class कौन है? Please stand up. मेंटलिज्म बताता हूँ आपको मैं थोड़ा सा कैसे होते हैं। जैसे माइंड रीडिंग का होता है, यस आप कोई भी 11 और 99 के बीच में कोई भी एक संख्या सोच लीजिए। अब मेरी तरफ ध्यान रखना, ठीक है? सोचिए जो आपने सोचा है वो 2 डिजिट है ना, उन दोनों डिजिट को ऐड कर दो, जोड़ दिया। जो आपने संख्या को सोचा था और जो आपका जोड़ जो हुआ एडिशन जो आया है उस संख्या में से वो जोड़ माइनस कर दो, हो गया? आपका लास्ट डिजिट क्या है जो फाइनल रिजल्ट आया है? 9। तो जो अभी आपका जो आंसर आया ना वो 09 आया है। मेंटलिज्म होता है, मेरे पास 25 टेक्निक्स रहती और वो आपको आना चाहिए। उससे ये एक रीजनिंग का पार्ट है अपने आप में, राइट? थोड़ी सी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। कोई भी बच्चा कोई भी संख्या सोच सकते हैं, तो आपको बताएंगे कैसे होता है मेंटलिज्म बोलते हैं। और ये चीजें आप करोगे तो ब्रेन की एक्टिविटी आपकी बहुत फास्ट होती है। बट जो ब्रेन में आपको ब्रेन एग्जीक्यूट कराएंगे उसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है, वो सिर्फ जापान के द्वारा दिया गया। मेरे पास कुछ एक स्टडी मटेरियल है जो कि वीडियो के माध्यम से आपकी फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। देखो कितने अच्छे से आपको डॉक्टर सतीश कुमार ने अच्छी बातें ब्रेन के बारे में बताई है। इन बातों को भूलना नहीं है, इनको एनालाइज करना है घर जाके कि कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे भूलते हैं। इनको ऐसे नहीं कि क्लास में जाए और हम जैसे के वैसे यहाँ से डाला और यहाँ से निकल गया, ऐसा नहीं करना। तो इसके लिए मैं डॉक्टर सतीश कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
बच्चों को एक बार ना आँख बंद करके डीप ब्रीथिंग कराए सभी टीचर्स पहले लेक्चर में, बिकॉज हमारे ब्रेन को 20% ऑक्सीजन की नीड होती है हर टाइम। हम नॉर्मल छोटे सांस लेते हैं तो 13 to 14% ऑक्सीजन जाती है, 20% ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से हम आलस में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। तो 21 बार काउंटिंग करें। अभी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऐसे सेम करना है डेली रूटीन में सुबह सुबह। दूसरा, इससे करने से पहले मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि आप क्लासरूम के अंदर जापान में कोई भी बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो वो बच्चा गर्दन से ऊपर हाथ ना लगाए। जैसे कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना, कई बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कई बार ऐसे पढ़ते हैं, तो ये बीटा और थीटा वेव्स को क्रिएट करता है, जिसमें हम प्रॉपरली ब्रेन काम नहीं कर पाता। तो गर्दन से ऊपर हाथ ना लगने दें बच्चे का, ये जापान में टोटली बैन है। तीसरा ये है कि अगर ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, कोई थियोरेटिकल कोई भी चैप्टर है, मान लो इंग्लिश, हिंदी या साइंस या समझिए, बच्चा अच्छे से याद नहीं कर पा रहा क्वेश्चंस को, तो किताब को उल्टा कर लिया करो। एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप ना किताब को उल्टा कर लिया करो। आपको लगता है ना ये क्वेश्चन याद नहीं होता, तो उल्टा करोगे ना तो जो पढ़ोगे ना उसके ऊपर आपका प्रेशर बढ़ेगा एकदम वर्ड के ऊपर। प्रैक्टिकल देखना करते हैं तो आपको लगेगा कि ये तो उल्टा करने से ना वर्ड समझ में थोड़े से कम आ रहे हैं, तो आप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपकी अल्फाबेट्स एक्टिव हो जाती है उसमें। क्योंकि दिमाग पे जब तक स्ट्रेस नहीं पड़ता, उन बच्चों पे जो कमजोर होते हैं तब तक उनकी बत्ती नहीं जगती, राइट। तो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जगानी है, तो आप किताब को केवल 2 मिनट तक उल्टा करके पढ़ोगे, फिर आप सीधा करोगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखें, राइट। दूसरा ये है कि टीचर्स लोग, आप लोग, आपको लगता है कि कोई बच्चा कमजोर है पढ़ाई में, थोड़ा सा कुछ हमारी नजरों में चढ़ चुका बच्चा, कुछ ये तो नालायक बच्चा है, तो हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर को चेंज करें थोड़ा सा। उन बच्चों से कई बार पर्सनली आप बात करें कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, बेटा आप डस्टर लेके आओ, मार्कर लेके आओ, उनकी ड्यूटीज लगाओ और उनको ड्यूटी के पावर बनाओ। कई बार हम मॉनिटर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहते हैं और बाकी बच्चे सोचते हैं कि मैडम के लिए तो मॉनिटरी काफ़ी है या टीचर के लिए वो है, तो आप लोग ना सभी बच्चों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में उनसे थोड़ा काम लेने की कोशिश करें। बाकी चीज़ें हम ट्रेनिंग के दौरान रखेंगे, टीचर्स की और बच्चों की ट्रेनिंग हमारी रहेगी, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।